हेलो फ्रेंड्स, इजी नोट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। तो जो हमारे फर्स्ट व्यूवर हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि जो हमारे आने वाले वीडियोस हैं वो आपको प्रोवाइड हो सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रयोग और विश्लेषण में विद्यार्थियों की योग्यता में सुधार के लिए निम्नांकित में से कौन उत्तम अध्ययन क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए, विज्ञान। तो ये ऐसा क्यों है, देखिए इसके लिए एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। विज्ञान के अंतर्गत क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र का मुख्य कार्य नए नए तथ्यों की खोज करना तथा वर्तमान तथ्यों की सूची में उन्हें जोड़ना होता है। इसलिए जो उत्तम अध्ययन क्षेत्र है वो है विज्ञान। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है, यानी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, ओवरहेड प्रोजेक्टर। अनुदेशन का अभिप्राय सूचना देना है, अर्थात वे समझ क्रिया जो छात्रों को सीखने में सहायता प्रदान करती है अनुदेशन कहलाती है। और ओवरहेड प्रोजेक्टर अनुदेशन सामग्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों को सार्वजनिक भाषण और वाद विवाद का प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो छात्रों में निम्नांकित में से क्या विकसित करना सबसे कठिन कार्य है? तो आंसर है डी, भावनाओं पर नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प आधारित क्रेडिट पद्धति का सर्वोत्तम लाभ है? तो इसका आंसर है ए, शिक्षा के फोकस का शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित हो जाना। ये जो है सीबीएस यानी क्रेडिट आधारित पद्धति का सर्वोत्तम लाभ है। फ्रेंड्स, हमने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं उसको, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो इसलिए आप इसको एक्सप्लेनेशन को पढ़ भी सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन कक्षागत शिक्षण की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर है डी, कक्षागत कक्षा में छात्रों द्वारा गुणवत्ता प्रश्न पूछने के माध्यम से। यानी कक्षागत शिक्षण का अर्थ है शिक्षक द्वारा कक्षा में शिक्षार्थियों को सीखने के तैयार करना, उनके लिए सीखने की उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना और उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना। कक्षा में छात्रों द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रश्न पूछना कक्षागत शिक्षण की उच्च विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध समस्या का निरूपण किसमें से निष्कर्ष क्या निकलता है? तो देखिए शोध समस्या एक ऐसी समस्या है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक चरों के बीच एक प्रश्नात्मक संबंध की अभिव्यक्ति होती है। और देखिए डिटेल दी गई है किन पर निर्भर करता है शोध समस्या का निरूपण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक शोध में चार प्रमुख संक्रियाएं हैं, तो इसमें से आपको कोड बताना है कौन कौन सी हैं। तो मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा इत्यादि ऐसे व्यवहार पर विज्ञान है जिसमें वैज्ञानिक विधियों द्वारा ही अनेकों तरह के शोध कार्य किए जाते हैं। वैज्ञानिक शोध में चार प्रमुख संक्रियाएं निम्न है: सहचरों का प्रदर्शन, नकली संबंधों का विलोपन, समय क्रम के संबंध में अनुक्रमण और सैद्धांतिकरण। यानी जो इसका आंसर होगा वो सी होगा। इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चर जिसमें हेरफेर की गई है क्या कहलाता है? तो एक ऐसा चर जिसमें हेरफेर की गई है स्वतंत्र चर कहलाता है। तो इसका आंसर होगा सी, स्वतंत्र चर। अब देखिए शोध अभिकल्प के बारे में भी यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि शोध अभिकल्प के निम्न घटक हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया था शोध अभिकल्प के कौन कौन से घटक हैं, तो उनमें है तुलना, नियंत्रण, हेरफेर, सामान्यीकरण। फिर देखिए यहाँ पर आपको और क्वेश्चंस भी दिखाए गए हैं। आप चाहे तो ये जो गद्यांश दिया गया है इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। अब देखिए कलाकृतियाँ जो शोध में आंतरिक वैधता को दिखाती और प्रभावित करती हैं वो क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी इतिहास, परिपक्वता, यांत्रिकता, प्रायोगिक मृत्यु दर। तो देख सकते हैं आप। और उसके बाद में बोध का जो सेक्शन है उसमें आपको अपठित गद्यांश दिए गए हैं, तो वो आपको सॉल्व करना होगा। देखिए पहला जो है उसी गद्यांश से लिया गया है जो पहले ना पढ़ा गया हो। सिंगापुर को भारत के साथ और अधिक मजबूत संबंध के लिए क्यों प्रेरित होना पड़ा? तो देखिए इसका आंसर है बी, भारत में आर्थिक उदारीकरण। देखिए पूरा आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको आंसर अपने आप समझ में आएगा, और पॉज करके आप इसको जो है पूरा पढ़ सकते हैं। इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और मॉक टेस्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जैसे इसमें और भी दिया गया है, भारत के साथ आसियान की प्रतिबद्धता क्या है? तो उसका सही आंसर सी है,
यानी परिवहन संपर्क में सुधार करना। फिर है भारत और आसियान के मध्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या अपेक्षित है। और देखिए और क्वेश्चंस हैं गद्यांश से रिलेटेड कि एकीकृत एशियाई बाजार के लिए भारत का लॉन्च पैड हो सकता है। तो आंसर है डी सिंगापुर। ये सब जो है क्वेश्चन के आंसर आपको जब गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अशाब्दिक संप्रेषण को माना जाता है यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को क्या माना जाता है। तो इसका आंसर है बी अनौपचारिक। और किस वजह से है आप उसको देख सकते हैं संकेत हाव भाव भाव भंगिमा इत्यादि अशाब्दिक संप्रेषण के उदाहरण हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस तरीके के दिए गए हैं। इसको आप पढ़ने के लिए प्लीज़ डिटेल जरूर पढ़ लीजिए एक्सप्लेनेशन को। कक्षा संप्रेषण के एक घटक के रूप में नकारात्मक आलोचना निम्नलिखित में से किस ओर उन्मुख होगी। तो कक्षा संप्रेषण के घटक के रूप में नकारात्मक आलोचना निम्न की ओर उन्मुख होगी। वो क्या क्या है औचित्य बचाव और दुष्प्रेरण। यानी इसका आंसर होगा ए। देखिए इस जो है लेफ्ट साइड देखिए क्वेश्चन है कक्षा संप्रेषण में शब्दांतपूर्ण उपागम शिक्षक के लिए क्या है। उसके लिए डिटेल्स भी दी गई हैं और देखिए यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग वगैरह भी दी गई है। आपको सॉल्व करके भी बताया गया है कि किस तरीके से इसका आंसर आएगा। जैसे कि इसमें दिया गया 0193600। तो इसके बाद क्या आएगा या जैसे यहाँ पर ब्लड रिलेशन दिया गया है उसको आप पढ़ सकते हैं। उसको आप एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं जिससे आपको आगे के जो क्वेश्चन आएंगे वो आप सॉल्व करने में आसानी होगी। ये ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि वर्ण क्रम श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पर भी दिया गया और उसको कैसे सॉल्व किया गया है ये भी आपको बताया गया है फ्रेंड्स। इनमें से बेमेल शब्द का चयन कीजिए। देखिए नीचे दिया गया है। फिर युक्ति युक्त तर्क दिए गए हैं जिसमें कि आपको तर्क वाक्य कौन सा सही है क्या सही उत्तर है उसको चयन करना है। तो आप प्लीज़ इसका एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें स्टेटमेंट दिए रहते हैं कूट दिए रहते हैं और उसमें आपको पता लगाना होता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। फ्रेंड्स हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए यहाँ पर भी दिया गया है जो भी आपको पूछा गया था क्वेश्चन उसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। अब देखिए इधर भी ये जो क्वेश्चन है सभी पशु जंगली होते हैं। इस प्रतिज्ञप्ति से निम्नांकित में से क्या वैध संबंध अनुमान लगाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर है बी सभी पशु जंगली होते हैं। इस आधार वाक्य से निम्न निष्कर्ष निकल रहा है कुछ पशु जंगली हैं। ठीक है इस तरीके के क्वेश्चंस भी बार बार आते हैं। ये जो पहले के क्वेश्चन पेपर आए हैं उन्हीं से लिए गए क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर जो है डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस है। तो अगर आप देखेंगे इसको पूरा तो आपको समझ आएगा कि कैसे सॉल्व किया गया उसके आंसर हमने किस तरीके से निकाल के एक्सप्लेन किए हैं। इसमें एक चार्ट दिया गया है उस चार्ट के अकॉर्डिंग ही आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कितने राज्यों के कम से कम 50% या उससे अधिक गांव विद्युतीकृत हो चुके हैं तो आपको बताना है इसी तरीके। देखिए एक्सप्लेनेशन भी हमने साथ साथ दिया है जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। और कोई इशू होता है कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे भी पूछ सकते हैं मैसेज कर सकते हैं। कि इस तरीके से चार्ट के अकॉर्डिंग ही दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर निकालना है। अब देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी त्रुटि को दर्शाता है क्या। यानी कंप्यूटर प्रोग्राम में बग यानी कि जो आंसर है सी है किसी त्रुटि को दर्शाता है। सॉफ्टवेयर बग किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रणाली की ऐसी त्रुटि या दोष को वर्णित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आम शब्द है जो गलत और अप्रत्याशित परिणाम देता है। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए वो भी कंप्यूटर से रिलेटेड है कि प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता मापी जाती है किससे मापी जाती है आउटपुट गुणवत्ता डीपीआई यानी कि डॉट्स प्रति इंच प्रति एक इंच में ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रूप में उपस्थित बिंदुओं की कुल संख्या होती है इसी के द्वारा गुणवत्ता पहचान की जाती है। देखिए ये जो है आपको एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किया गया है।
जो आप डाटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करते हैं तो उसमें आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, चार्ट देख सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से आंसर निकाला गया है। तो इसलिए फ्रेंड्स को ज़रूर पढ़ लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ऑडियो फाइल फॉर्मेट है? ऑडियो फाइल यानी कि जिसको सुना जा सके, तो वो जो फॉर्मेट है वो देखिए वो ए है। एक ऑडियो फाइल प्रारूप कंप्यूटर सिस्टम पर डिजिटल ऑडियो डेटा संग्रहित करने के लिए फाइल प्रारूप होता है। देखिए नीचे भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो ऑडियो से रिलेटेड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में यदि 8 बिट्स मेमोरी में एड्रेस के लिए उपयोग होता है तो एड्रेसों की कुल संख्या क्या होगी? तो देखिए आंसर है सी 256। यानी एक कंप्यूटर में यदि 8 बिट्स मेमोरी में एड्रेस के लिए उपयोग होता है तो एड्रेसों की कुल संख्या जो है 28 होगी, अर्थात 256, यानी 2 का 8 गुना होगी। तो इसलिए इसका सही आंसर है 256। देखिए जीवाश्म ईंधन के बारे में भी दिया गया है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में भी पूछा जाता है। देखिए अब नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल पावर क्या है? देखिए इसके बारे में लिखा है कि वो कौन सा स्रोत है जिसे न्यूनतम लागत से विकसित किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, बायोमास पावर। यानी जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग पुनः या सतत रूप से किया जा सकता है तो ऐसे स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास इत्यादि। तो ये फ्रेंड्स, ये नवीकरणीय ऊर्जा कौन कौन सी होती है, ये क्वेश्चन भी ज़रूर आता है। तो इसलिए ये एग्जाम्पल ज़रूर पढ़ लीजिए कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास इत्यादि जो है नवीकरणीय ऊर्जा है, और जिसे न्यूनतम लागत से विकसित किया जा सकता है वह है बायोमास पावर। इसलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। फिर देखिए, किसी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति को मुख्यतः निम्नलिखित में से किस प्रयोजन से भविष्य के लिए परिलक्षित किए जाने की आवश्यकता है? तो इसका आंसर है डी, यानी किसी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति को मुख्यतः नई प्रजातियां उत्पन्न करने के लिए, सामग्री उपलब्ध करने के प्रयोजन से भविष्य के लिए परिलक्षित करने की किए जाने की आवश्यकता होती है। तो आंसर होगा डी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी एनकेसी, ये भी शॉर्टकट में पूछा जा सकता है कि एनकेसी क्या है। तो आप बता सकते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी, और इस आयोग के में अध्यक्ष जो है सैम पित्रोदा के अतिरिक्त देश के जाने माने 7 और विशेषज्ञ थे, और जिन्होंने अपना कार्य 2006 में शुरू किया था। आयोग के विचारणीय विषय क्षेत्र की 21वीं शताब्दी की ज्ञान चुनौतियों का सामना करने के लिए और उत्कृष्टता का निर्माण करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। फिर है डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उसकी स्थापना 1964 में की गई थी। ये क्वेश्चंस भी इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि जो है आपको समिति बता दी जाए और साथ में आपको उसकी जो है स्थापना वर्ष भी पूछा जाए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 दिसंबर 1953 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का औपचारिक उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है बी, यानी श्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राज्य तथा केंद्रीय विद्यालयों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो इस तरीके इसका क्वेश्चन का भी एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है। देखिए फिर है कि हर राज्य शिक्षण संस्था को रणनीतिक निधि पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में निम्नलिखित में से किसका शुभारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर है सी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। फ्रेंड्स, ये भी पूछा जा सकता है रूसा, RUSA का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। इस तरीके के शॉर्टकट्स भी पूछे जाते हैं, और इसी तरीके जो और भी दिए गए हैं और जो है आप जरूर उनका फुल फॉर्म और शॉर्टकट्स पता कर लीजिए। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूसा द्वारा भारत सरकार की एक प्रायोजित योजना है जिसे राज्यों के पात्र उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में प्रारंभ किया गया था। यानी RUSA यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? 2013 में। और इस योजना का उद्देश्य रोजगार योग्यता में सुधार के लिए प्रासंगिक और मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करना है। तो इसका आंसर सही होगा सी।
इसी तरीके है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी RMSA, सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो इस तरीके की ये कुछ जो है परिषद है और कुछ कार्यक्रम है जो चलाए गए थे। फिर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में शिक्षा में मानवाधिकार और मूल्य नामक स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत मानवाधिकार और कर्तव्य शिक्षा संगठक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में शिक्षा में मानवाधिकार और मूल्य नामक स्कीम है और इस स्कीम के अंतर्गत मानवाधिकार और कर्तव्य शिक्षा के संगठक के संदर्भ में विद्यालयों में मूल्य और स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्रों की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है। तो जो इसका जो कथन गलत है वो है सी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो समाप्त हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और फ्रेंड्स हमें कमेंट सेक्शन में जो है सजेशन वगैरह भी आप ज़रूर दीजिए कि आप और किस तरीके की वीडियोस आप देखना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।